नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है एचआईवी वायरस। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो हमारी इम्यून सिस्टम को, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता हो, उसमें डिफिशिएंसी ला देता हो, उसमें कमी ला देता हो, उसे कमज़ोर कर देता हो। उस वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी बोलते हैं। यानी जो ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को मेनली सप्रेस करता हो, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डाउन करता हो, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ करता हो, ऐसे वायरस को हम एचआईवी वायरस बोलते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जिससे एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स नाम का एक ऐसा डिजीज़ है जो किसी को हो जाता है तो अभी तक उसका कोई कारगर इलाज नहीं आ पाया है, और अगर किसी को हो जाता है तो उसका मरना निश्चित होता है, चाहे वो 2 साल में मरे या 10 साल में मरे, लेकिन मर जाता है। क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो इम्यून सिस्टम को डे बाय डे रिड्यूस करता रहता है, सप्रेस करता रहता है। ये वायरस बहुत स्लो ग्रो करता है, इसकी ग्रोइंग जो रेट है बहुत स्लो है, बहुत फास्ट है, फास्ट नहीं है। स्लो होने के कारण ये, अगर हम जांच भी कराते हैं तो अर्ली टेस्ट में, अर्ली डायग्नोसिस में ये पता नहीं चल पाता है, और इसके लक्षण और जो वायरस होते हैं उसी के जैसे शुरुआती दौर पे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई और वायरस है। नॉर्मल आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट खराब, इन सब चीज़ों से आपको शुरुआत हो सकता है इसके लक्षण में, लेकिन ये पता नहीं चलता। इसको अगर आप डायग्नोज़ कराओगे, नॉर्मल टेस्ट कराओगे तो उसमें पता नहीं चलता। इसको कराने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक मॉलिक्यूलर टेस्ट कराए जाते हैं, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या मॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशन के अंडर में ये पता चल जाता है कि इस वायरस से कोई जो पर्सन है वो अफेक्टेड है या नहीं है। अगर ये वायरस किसी को हो जाता है तो उसके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से एक तरह से पैरालाइज़ करके रख देता है, और इतना डिफिशिएंट कर देता है कि उसे नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भी हो जाए तो उसको भी वो बियर नहीं कर सकता, उसको भी वो झेल नहीं सकता, और फाइनली वो उससे भी बीमार पड़ जाता है और बार बार बीमार रहता है। तो चलिए हम इसी वायरस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये वायरस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और ये किस तरह से काम करता है, कि कैसे किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को डाउनफॉल कर देता है। तो इस वायरस के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको शॉर्ट में एचआईवी के नाम से बोला जाता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी कहने का मतलब है एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंस कर दे, या इम्यून सिस्टम को डाउनफॉल कर दे, उसको कम कर दे, सप्रेस कर दे। इस तरह के वायरस को हम एचआईवी वायरस बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें तो जैसे कहा जा रहा है कि वायरस दैट सप्रेस ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज़ नोन एज अ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। सिंपल से डिफिनीशन, एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, कमज़ोर कर देता है, उस वायरस को हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये वायरस किस तरीके का दिखता है, और हर एक वायरस का अपना एक शेप होता है। हालांकि वायरस का एक पर्टिकुलर शेप बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस एचआईवी वायरस का अगर हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी कि लगभग एक गोले के समान होता है, एक गेंद के जैसा दिखता है ये। और इसकी साइज़ देखिए तो इसके 90 नैनोमीटर इसकी डायमीटर के आसपास हो जाएगी। एक गोला हो जाएगा, और उस गोले का जो डायमीटर बनेगा तो लगभग 90 नैनोमीटर के अराउंड होता है ये। इस वायरस के पास एनवेलप पाया जाता है। अब इस वायरस के सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, इस वायरस के अंदर इस वायरस के बिल्कुल जो अंदर देखेंगे तो एक जीनोम पाया जाता है। वो जीनोम का नाम होता है, वो जो जीनोम होता है वो आरएनए का बना होता है, और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, और उसमें एक आरएनए नहीं बल्कि एक ही जैसे आरएनए के 2 कॉपी होते हैं, यानी कि 2 कॉपी होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर 2 तरह के जीन पाए जाते हैं। एक ऐसा जीन होता है जो उसके स्ट्रक्चर को
रेगुलेट करता है, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और एक दूसरे प्रकार का उसके अंदर जीन पाया जाता है, वो ये काम करता है कि जो इसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करता है। यानी अदर चीज़ को, स्ट्रक्चर के अलावा जो भी इसके पास फंक्शन है या मैकेनिज्म है या जो प्रॉपर्टीज है, उसको जो मेंटेन करके रखता है वो रेगुलेटरी जीन इसको करता है। तो इस तरह से इसके पास आरएनए के ऊपर जो जीन पाया जाता है वो दो तरह के हो गए, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक रेगुलेटरी जीन। हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। ये जो आरएनए होता है, यानी जो जीनोमिक मटेरियल है, ये जीनोमिक मटेरियल ये फाइनली हमारा जीनोम है, ठीक है। जीनोमिक मटेरियल जिसको हम आरएनए बोल रहे हैं, ये जो जीनोमिक मटेरियल है ये बाहर से कवर्ड होता है एक प्रोटीन के लेयर के। हालांकि वायरस का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो देखा था कि कोई सा भी वायरस हो उसके एक जीनोमिक मटेरियल होता है और उस जीनोमिक मटेरियल को कोई ना कोई एक कवर किया हुआ एक प्रोटीन का लेयर होता है, हमने ये पढ़ा था। तो इस वायरस में भी यही चीज़ है, इसका जो जीनोमिक मटेरियल है इसको कवर किया हुआ एक लेयर होता है जिसको हम कैप्सिड के नाम से बोलते हैं। और ये जो लेयर होता है ये प्रोटीन के मिलकर बना होता है। जैसे कि सभी वायरस का जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का मिलकर बना होता है, तो ये भी प्रोटीन का मिलकर बना होता है। इस कैप्सिड के बाद कुछ स्पेस होते हैं और इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स को कवर किया हुआ एक और बाहर से एक लेयर होता है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं। हालांकि मैंने एनवेलप के बारे में बताया है कि एनवेलप सभी वायरस के अंदर नहीं पाए जाते, उसी वायरस के अंदर पाए जाते हैं जो एंटीजेनिक नेचर के अधिकतर होते हैं। और ये एनवेलप का फॉर्मेशन तब होता है जब वायरस किसी होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जब एंटर कर जाता है, देन उसके बाद एनवेलप का फॉर्मेशन होता है। बिना एंटर किए एनवेलप का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो एनवेलप होता है एक ऐसे लेयर बना हुआ होता है जो प्रोटीन और लिपिड का मिलके बना होता है। लिपिड के भी बाइलेयर लेयर होती है, यानी दो लेयर होती है लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये जो लिपिड के लेयर होती है, इस प्रोटीन के पास, ये वायरस के पास लिपिड के अपनी कोई लेयर नहीं होती। तो ये लेयर जो लेता है ये किसी होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके लेयर से, उसके किसी होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है मेनली ह्यूमन का अफेक्ट करता है। तो ह्यूमन के जो भी सेल है वो लिपिड के मिलके बने होते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का है। तो जो लिपिड वहाँ से ले लेता है और इसके पास प्रोटीन होता ही है, तो लिपिड और प्रोटीन को मिला के एक एक्स्ट्रा कवच या एक्स्ट्रा लेयर बना लेता है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं। इस एनवेलप में एक उभरे हुए से पार्ट्स दिखाई देते हैं जिसको हम स्पाइक बोलते हैं, और इसी के ऊपर तरह तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एंटीजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है तो इसी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि ये रिसेप्टर कुछ भी नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। यानी कि प्रोटीनियस नेचर ही होते हैं ये भी रिसेप्टर्स भी, और वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पे। एनवेलप क्या है? एनवेलप इज HIV इज़ एनवेलप्ड वायरस, यानी कि जो HIV वायरस है वो एनवेलप्ड वायरस है, पहली चीज़, यानी इसके अंदर एनवेलप पाया जाता है। एनवेलप इज़ लिपिड बाइलेयर, यानी कि यह दो लेयर की, लिपिड की दो लेयर की मिलकर बनी हुई होती है सराउंडिंग द वायरल मैट्रिक्स। यानी कि जो वायरल मैट्रिक्स ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये वायरल मैट्रिक्स है, इसको सराउंडेड किया रहता है, इसको चारों तरफ घेरे रहता है। फिर मैट्रिक्स के बारे में देखें, बिलो द एनवेलप देयर इज एन आइकोहेड्रल शेल। एनवेलप के नीचे एक आइकोहेड्रल शेल होता है, इसी को हम मैट्रिक्स के नाम से बोलते हैं, और इसकी कोडिंग है P17। ओके, हर चीज़ अपना कोडेड होता है, जिसको P17 के नाम से इसे कोडेड किया गया है। अब कोर वाले पार्ट की बात करें, कोर कहने का मतलब है कैप्सिड। ओके, कैप्सिड मीन्स कोर। द कोर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कैप्सिड। ये जो कोर है, अंदर वाला पार्ट है, ये सिलिंड्रिकल होता है और सिलिंड्रिकल कैप्सिड से मिलके बना होता है, और ये P24 दैट मीन्स ये प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो इसके जो कोडिंग की गई है P24 है, विच सराउंड जीनोम, जो जीनोम को चारों तरफ से घेरे रहता है, उसके चारों तरफ से रहता है जीनोम। अब अंदर की बात आ जाती है जीनोम। जीनोम इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस,
ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रैंड पाए जाते हैं वो सिंगल में होते हैं। जैसे कि जो दो चीज़ होती है ना, सिंगल एक स्टैंड दूसरी स्टैंड, ठीक है। अगर डबल स्टैंडर्ड होता है तो इस तरह से होता है ना, तो डबल स्टैंडर्ड ना होके ये सिंगल स्टैंडर्ड इस तरीके से होता है ये, ठीक है ना। यानी एक ही स्टैंड पाया जाता है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड का मिलके बना होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड एंड प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर 2 कॉपीज पाई जाती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की और प्रोटीन की, विच आर लिंक्ड एट 5 एंड प्राइम। और कोई भी स्टैंड पाया जाता है तो उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। तो जो प्रोटीन इसके पास लिंक होता है ये 5 प्राइम एंड पे प्रोटीन लिंक होता है ये, ठीक है, 3 प्राइम एंड पे नहीं होता। कंसिस्ट ऑफ अ जीन, कंसिस्ट ऑफ 9 जीन। इसके ऊपर जो एक स्टैंड के ऊपर अगर देखा जाए कितने जीन पाए जाते हैं तो टोटल 9 जीन पाए गए हैं। और उन दोनों को अगर कैटेगराइज किया जाए तो वो टोटल 9 जीन है, ये 2 तरह के हैं, एक है स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कहने का मतलब एक ऐसा जीन जो वायरस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता हो, उसके स्ट्रक्चर के इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता हो, उसको कोऑर्डिनेट करता हो। और ये टोटल नंबर में 3 है, जिनके अगर एग्जांपल देखें तो उनका नाम है ENV कोडेड है ये, GAG गैग, POL पॉल, ठीक है। और नॉन स्ट्रक्चरल जीन है, इनको हम रेगुलेटरी जीन के नाम से ही बोलते हैं, जो अदर चीज़ों को रेगुलेट करते, जैसे कि मैंने पहले बताया ये टोटल नंबर में 6 है। और इनकी कोडिंग है टैट, रीव, नेफ, वीव, VPR एंड VPU। और HIV 2 टाइप्स के होते हैं, HIV1 एंड HIV2। तो किसी में VPU HIV1 में है और HIV2 में दूसरे पाए जाते हैं, VPU2 की जगह पे। इसके अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है तो इसके अंदर अपने कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए ये और वायरस से हटके होता है। इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, पहले एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक ऐसा वायरस जो RNA के ऊपर डिपेंड करता है और DNA का पॉलीमराइजेशन करता हो, यानी कि जो RNA से DNA बनाता हो, यानी कि RNA से अगर DNA बनता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। नॉर्मल में ऐसा होता क्या है, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन टू एंजाइम्स। लेकिन इसमें ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस मैकेनिज्म को उल्टा कर देता है। यानी कि जिस वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होगा वो वायरस प्रोटीन DNA से RNA बना देगा, सॉरी RNA से DNA बना देगा, यानी उल्टा बना देगा। जो सीक्वेंस है DNA से RNA, सीक्वेंस हमारा होता है DNA फिर RNA, RNA से फिर प्रोटीन और प्रोटीन से फिर एंजाइम, इस तरीके से नॉर्मल सीक्वेंस होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब ये उल्टा चलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो ये RNA से DNA बनने लग जाता है और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत पड़ता है। तो इसी एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इसका यही काम होता है कि जो उल्टा काम करता है, RNA से DNA बना देता है। तो इसके पास ये एंजाइम है, इसीलिए ये अपने RNA से ह्यूमन सेल का मैकेनिज्म अपना के DNA बना लेता है, अपना RNA वाला रहता है लेकिन बना लेता है ये DNA, इसकी कॉपी बन जाती है। दूसरा इसके पास एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटियाज। प्रोटियाज वो एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता हो, प्रोटीन को तोड़ देता हो। तीसरा है इंट्रीगेज। इंट्रीगेज वो एंजाइम है जो इंट्रीगेज कर देता हो। और फिर नेक्स्ट एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज वो एंजाइम है जो जोड़ देता हो, यानी 2 स्टैंड को कहीं कटिंग हुआ हो तो उसको ला के आपस में जोड़ देता हूँ, एक ये पार्ट कटा हुआ है, एक ये पार्ट कटा हुआ है, और ये लाइगेज एंजाइम आएगा, लाइगेज लगेगा तो ये दोनों जुड़ के अब यहाँ से एक और फिर यहाँ से ये, यानी कि लाइगेशन, यानी कि दोनों को जो जोड़ने वाला काम करता हो वो लाइगेज एंजाइम करता है। तो कुल मिला के इसके पास 4 ऐसे एंजाइम हैं जिसके बेसिस पे किसी ह्यूमन के सेल के अंदर जब एंटर करता है तो उसकी सारे मैकेनिज्म को अपना लेता है और नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसको उल्टा कर देता है।
या और इसी कारण से अपना आरएनए से डीएनए बना लेता है। यानी उस ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो डीएनए है उसका जो मैकेनिज्म है उसी का मैकेनिज्म अपना के अपना डीएनए बना लेता है। फिर है इसका रेप्लिकेशन। अगर हम इसका रेप्लिकेशन देखें तो रेप्लिकेशन कैसे करता है, ये सबसे पहले किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है। जब होस्ट के अंदर एंटर करता है तो एक हमारे WBC का या इम्यून सिस्टम का एक सेल होता है टी सेल, उसके अंदर CD4 सेल होता है। CD4 कहने का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये प्रोटीन के ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये T4 के टाइप्स होते हैं जिसको हम हेल्पर सेल के नाम से भी बोलते हैं। तो जो हेल्पर सेल होता है उसी को ये अटैक करता है ये, यानी कि सबसे पहले उसके ऊपर नुकसान करता है। सेल स्पेसिफिक होता है, यानी केवल उसी सेल को ये नुकसान करता है जिसके अंदर CD+T4 सेल पाए जाते हो, यानी जिसके अंदर हेल्पर सेल है उसी सेल के अंदर जाएगा, बाकी किसी के अंदर नहीं जाएगा। तो ये इसलिए हमारे ह्यूमन सिस्टम को सबसे पहले नुकसान करता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन सिस्टम में CD4+T सेल्स पाए जाते हैं, यानी हेल्पर सेल पाए जाते हैं। और जैसे वो एंट्री करता है, वायरल की एंट्री हुई और वायरल की एंट्री होने के तुरंत बाद रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग, जो इसके ऊपर स्पाइक के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये स्पाइक के ऊपर रिसेप्टर्स और ह्यूमन सेल का जो बॉडी है, होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए उसको रिकॉग्नाइज किया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद मान लो ये होस्ट सेल है और इसके सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और ये रिसेप्टर्स यहाँ से बाइंड किया और बाइंड करने के बाद सीधा इसमें एंटर कर गया। ये अब यहाँ एंटर किया, अब यहाँ के एंटर करने के बाद जो नॉर्मल वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है उससे थोड़ा सा हट के ये इसके अंदर चला गया। और जाने के बाद क्योंकि इसके अंदर से भी वही एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो एंजाइम्स कैप्सिड को तोड़ देगा, एनवेलप को तोड़ देगा, एनवेलप तो बन जाएगा। ये एनवेलप बनाने के सहारे ही अंदर घुसता है, क्योंकि हर एक वायरस, हर एक सेल के पास अपना तो एक मैकेनिज्म है उसका सेल मेम्ब्रेन, वो किसी चीज़ को आने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, इसके पास प्रोटीन होता है, ये वाला प्रोटीन और इसके सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शंस हो जाता है और फिर फाइनली ये रिएक्शंस करके सेल मेम्ब्रेन को पता ही नहीं चल पाता कि उसका अपना है और वो एक एनवेलप डेवलप कर लेता है। और ये एनवेलप का भी नेचर बाइलेयर मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी बाइलेयर फैट का मॉलिक्यूल या लिपिड के बाइलेयर मॉलिक्यूल का हो जाता है और ये भी बाइलेयर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ह्यूमन सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, ये रिकॉग्नाइज करने में वो फेल हो जाता है, सेल्फ नॉन सेल में फेल हो जाता है। और फाइनली इसके बाइलेयर मॉलिक्यूल को ये वाला सेल, होस्ट का सेल अपना समझ लेता है कि मेरा अपना ही लेयर है और इस तरीके से उसको लगता है कि बाहर की कोई चीज़ है अंदर लेनी चाहिए और ये एनवेलप का फॉर्मेशन करके, एनवेलप मतलब एक तरीके का ये अपना चोला पहन लेता है, एक तरीके से अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, एक मास्क कवर कर लेता है एनवेलप के रूप में। और वो एनवेलप ऐसा होता है जो इसके जैसा होता है, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो एनवेलप होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, ये भी लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन, ये भी लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन, तो दोनों सेम दिखने लग जाता है और हमारा बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो एक मास्क कवर कर लेता है, यानी कि एनवेलप का मास्क पहन के अंदर चला जाता है। और अंदर जैसे घुसा वैसे इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स फिर इसके प्लाज्मिड को तोड़ देता है, प्लाज्मिड टूटा, फिर उसके बाद इसके सिंगल स्ट्रैंडेड जो जीनोमिक मटेरियल है ये फ्री हो जाते हैं। और जैसे जीनोमिक मटेरियल फ्री हुआ फिर वैसे जो डीएनए का सेल का अंदर का जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया और न्यूक्लियस के अंदर गया, फिर उसके बाद इसका जो डीएनए है इस डीएनए को अब आरएनए में कन्वर्ट करा देता है, क्योंकि ये भी क्या राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है और डीएनए भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है उसके अंदर नॉर्मल में, तो ये नॉर्मल में डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डीएनए से आरएनए बन रहा है और इसके पास आरएनए है। तो ये आरएनए प्लस इसके साथ साथ इसके पास एक एंजाइम भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये आरएनए से प्रोटीन को बनने नहीं देता बल्कि यहीं पे रोक देता है और आरएनए से सीधा अपना डीएनए बना देता है। और इस तरीके से अपना डीएनए बना के फिर अपना डीएनए के बनाने के बाद फिर हमारा बॉडी को तो लगता है हमारा ही डीएनए है और वो हमारा डीएनए मान के
फिर वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए बनने के बाद फिर वायरल प्रोटीन, वायरल आरएनए, फिर वायरल आरएनए के बाद वायरल प्रोटीन, और वायरल प्रोटीन के बाद वायरल एंजाइम्स, और फिर सारे वायरल एंजाइम, वायरल प्रोटीन बाहर निकलने लग जाते हैं और जितने भी और हेल्पर सेल होते हैं सबको मारने लग जाते हैं। और फिर फाइनली इस तरीके से पूरी बॉडी में वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, और इस तरीके से इसका रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है कि CD4+ टी सेल्स हैं उसको हैम्पर करता है, देन वायरल एंट्री होती है, फिर रिसेप्टर इमेडिएटेड होता है जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होता है, जिसको GP120 और GP41 जो रिसेप्टर्स होते हैं, दो रिसेप्टर एक इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आरएनए एंटर करता है, फिर आरएनए से अपना डीएनए बना लेता है, डीएनए से फिर प्रोवायरस रिमेन्स एसोसिएटेड विद होस्ट सेल, यानी कि जो वायरस होता है फिर होस्ट सेल से हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है और होस्ट सेल ही बना रहा होता है वायरस के डीएनए को या वायरस के जीनोमिक मटेरियल को इन्हांस कर रहा होता है। और वायरस के पास यही तो चाहिए, एक जीनोमिक मटेरियल प्लस प्रोटीन की कवरिंग चाहिए, और वहाँ से लेके ब्लड सर्कुलेशन में मिलके पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। इस तरीके से इसका होता है। तो ये वायरस का पूरा ये हमने देखा कि इस वायरस क्या है, उसमें कैसे चीज़ होता है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये ऑन्कोजेनिक भी होता है। ऑन्कोजेनिक कहने का मतलब है ऑन्कोजीन को ये रेगुलेट कर देता है, यानी कि जो कैंसर को पैदा करने वाले जीन है उसको भी ये स्टिमुलेट कर देता है, ये ऑन्कोजेनिक नेचर का होता है। दूसरा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर एक स्पीसीज में नहीं हो जाता, कुछ खास स्पीसीज में ही होता है। जैसे मैंने बताया जिसके अंदर CD+T4 सेल पाए जाते हैं उसी के अंदर ये होता है, सबको नुकसान नहीं करता, ह्यूमन को स्पेशली करता है, इसलिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी खास तौर पे इसका नाम है। ठीक है, और ये रिट्रोविडिया कहने का मतलब एक ऐसा वायरस जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम पाया जाता हो। ठीक है, उसको रिट्रोविडिया के नाम से बोला जाता है, यह एक फैमिली है ये। ठीक है, यानी कि सभी स्पीसीज की कैटेगराइजेशन किया गया है, तो रिट्रोविडिया वो है जिसके अंदर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम पाया जाता हो। तो इस तरीके से HIV जो वायरस है हमने इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया, देख लिया। अगले वीडियो में जो दूसरी कोई वायरस है उसको लेकर आएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।